देखिए हमारा न्यू टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमें दो बार करना है, पहले करेंगे जीरो ऑर्डर के लिए और फिर करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन अभी हम कर रहे हैं किसके लिए? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, देखो इधर हम एक रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर और रिएक्शन। और रिएक्शन क्या है आपकी कि ए से क्या बन रहा है? बी। ए हमारा रिएक्टेंट है और ए से क्या बन रहा है? बी। अकॉर्डिंग टू, अच्छा इसको ऐसे समझिए कि टी इज इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे ए का रिएक्टेंट, ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? C0। C0 क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, रिएक्टेंट का शुरू का कॉन्सेंट्रेशन। आपको मालूम है कि जब हम रिएक्शन शुरू कराएंगे तब हमारे पास सिर्फ ए ही होगा, बी तो होगा ही नहीं। बी होगा क्या? नहीं, वो तो जब थोड़ा टाइम गुजरेगा, रिएक्शन होगी, ए धीरे धीरे बी में चेंज होगा, तब क्या होगा? ए का अमाउंट घटता जाएगा, बी का अमाउंट बढ़ता जाएगा। यही तो बात है। अब आप ये सोचो कि t इज इक्वल टू जीरो पे, t इज इक्वल टू जीरो का मतलब है जब रिएक्शन एकदम शुरू हुई है उस समय ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना मान लिया है? C0। तो C0 क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए या रिएक्टेंट। ठीक, अब t इज इक्वल टू टी सेकेंड पे थोड़ी देर के बाद जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो क्या होगा? C0 में से बहुत सारा अमाउंट किस में चेंज हो जाएगा? बी में, और यहाँ पे बहुत कम बचेगा। तो यहाँ पे जो फाइनल बचा है वो कितना है? Ct। Ct का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम t, और C0 का मतलब है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कोई दिक्कत? तो याद रखें C0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, Ct फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया C0, ये हो गया Ct। कोई दिक्कत यहाँ तक? सही। अब आप एक बात देखो कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अगर हम रेट लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो इस रिएक्शन के लिए क्या एक्सप्रेशन बनेगा? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर जीरो। पावर जीरो क्यों? क्योंकि हम पहले ही बोल रहे हैं रिएक्शन कौन सी है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ऑर्डर तो जीरो ही रहेगा। अच्छा, ये आता कहाँ से है? रेट लॉ एक्सपेरिमेंट, रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे पता चलता है हमको? एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंट करके हमने ये पता कर लिया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? R इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर जीरो, ये लिख सकता हूँ। अच्छा, ए टू दी पावर जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के। सही है, ए टू दी पावर जीरो मतलब 1। अब इस रिएक्शन के लिए मैं लिख रहा हूँ रेट एक्सप्रेशन। तो क्या हो सकते हैं? देखो जरा, ऑल रेट एक्सप्रेशंस फॉर अबव रिएक्शन, ऊपर जो रिएक्शन है उसके लिए हम क्या लिख रहे हैं? रेट एक्सप्रेशंस। तो अगर मुझे इसका रेट बताना हो तो मैं कैसे बताऊंगा? R इज इक्वल टू, अगर रिएक्टेंट के टर्म्स में बताऊंगा तो ये बताऊंगा R इज इक्वल टू माइनस DA अपॉन DT। कर चुके हैं हम पहले। अगर प्रोडक्ट के टर्म्स में रेट निकालना हो तो कैसे निकलेगा? प्लस DB अपॉन DT। और R इज इक्वल टू के, ये भी हमको मालूम है, R इज इक्वल टू क्या है? के। तो ये भी ये रिएक्टेंट के टर्म्स में रेट है, ये प्रोडक्ट के टर्म्स में रेट है, और ये क्या है? R इज इक्वल टू के। तो ये सब रेट ही है। अब मैंने इसमें से इन दोनों को ले लिया आगे, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली? ये हो जाएगा माइनस DA अपॉन DT इज इक्वल टू के। बोलो, अब अगर मैं DT को यहाँ भेज दूँ इधर तो ये क्या हो जाएगा? के DT। बोलो, तो मैं इसको यहाँ करता हूँ, इस DT को मैंने इसके पास भेज दिया, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा? DA अपॉन DA इज इक्वल टू के DT। बोलो यस और नो। ठीक है, अब इसका हम कर ले रहे हैं इंटीग्रेशन। तो ऑन इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो क्या होगा? माइनस तो बाहर आ जाएगा, माइनस तो इंटीग्रेशन से बाहर रहता है, और ये क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, एक सेकंड, ये हो जाएगा DA
बोलो आप 0 और a और के, रुक जाओ एक सेकंड रुक जाओ, और ये क्या हो जाएगा के डी टी इंटीग्रेशन, क्योंकि कांस्टेंट को भी इंटीग्रेशन से बाहर रखना होता है, तो ये डी टी हो गया, माइनस को बाहर रखा तो ये हो गया। इनकी लिमिट और लगानी होती है इंटीग्रेशन में, ठीक है। अब जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो तो जानते हैं, जो बायो वाले बच्चे हैं वो सीधा ही याद कर लेते हैं। तो इसमें लिमिट लगानी है, तो ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी पहले C0, फिर कितनी हो गई CT, तो लिमिट क्या लग जाएगी C0 से CT। ऐसे ही टाइम कितना था पहले 0, और अब कितना हो गया T सेकेंड, तो इसकी लिमिट क्या लग जाएगी 0 से T। अब आपको फॉर्मूला पता होगा, इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू x, दिस इज द फॉर्मूला, मालूम है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dA इज इक्वल टू a, यही तो बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस a, और ये लिमिट लग जाएंगी C0 और CT, ठीक है। इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू x, वैसे इंटीग्रेशन dA इज इक्वल टू a, यहाँ पे क्या हो जाएगा k, और यहाँ पे इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू x, तो यहाँ पे क्या बचेगा t, और लिमिट क्या लग जाएंगी 0 से t, नहीं कर दे रहे हैं पूरा माइनस अब ये लिमिट्स को अंदर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा CT माइनस C0, बोलो CT माइनस C0 एक ही जगह पे आ जाता है। जो बायो वाले बच्चे हैं उनको तो बहुत दिक्कत आ जाती है, क्योंकि उन्होंने थोड़ी इंटीग्रेशन पढ़ रखे हैं, नहीं इतना नहीं पढ़ा होता, वीक होता है उनका कैलकुलेशन थोड़ा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t की जगह पे आ जाएगा t माइनस 0, ठीक है। अब ये इसको मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको प्लस वाले को इधर ले लेता हूँ C0 माइनस CT, और ये क्या हो जाएगा KT, तो ये आ गया, दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आ गया, किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक। अच्छा अगर मेरे को यहाँ पे k बताना हो तो मैं k कैसे निकालूंगा, t को नीचे आ जाएगा तो C0 माइनस CT अपन k t आ जाएगा, या t आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मेरे को t ही बताना होता तो k को नीचे भेज देते, तो C0 माइनस CT अपन k, ऐसे भी हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3, ठीक। अब यहाँ पे चाहो तो लिख दो, C0 क्या है आपका, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, CT क्या है साहब, तो दिस इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का ही कॉन्सेंट्रेशन है, ये शुरू का कॉन्सेंट्रेशन, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। T टाइम है जो कि सेकंड में लेना है, कि आपका रेट कांस्टेंट है, इसके बारे में आप जानते ही हैं, ठीक। एनी प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा एक बात समझो, अगर मैं इफ C0 इज इक्वल टू A, C0 मैंने क्या मान लिया है A, और सपोज करिए, सपोज X ऑफ रिएक्टेंट A has converted into product, मान लो हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना मान लिया A, ठीक है, और सपोज करो कि A में से X टूट के किस में चेंज हो गया, प्रोडक्ट में, तो आपके पास बचेगा कितना, CT कितना होगा A माइनस X, बोलो यस और नो, सही है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, C0 और CT की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में लगा रहे हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, on putting the values of C0 and CT in equation number 1, तो क्या है फॉर्मूला, C0 CT माइनस ये हो जाएगा KT, यही तो इक्वेशन 1। तो इसमें लगाएंगे तो C0 की जगह पे क्या आ जाएगा A, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में A माइनस X इज इक्वल टू KT, तो ये क्या हो जाएगा A माइनस A प्लस X इज इक्वल टू KT, A से A तो X इज इक्वल टू KT, यानी कि KT इज इक्वल टू X। बोलो मैं चाहूँ तो यहाँ और क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब हो गया T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, ये आपका इधर ऐसे इसको ऐसे कर देना, तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा X, इसका मतलब क्या हुआ, T क्या है आपका टाइम, और X क्या है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दैट हैज चेंज इनटू प्रोडक्ट, है ना। तो जितना ज़्यादा टाइम गुजरेगा उतना ही ज़्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट प्रोडक्ट में बदलता जाएगा, बोलो चेंज होता जाएगा। तो कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। अब ये जो फॉर्मूले है ना, दिस फॉर्मूले आर वेरी वेरी यूजफुल इन न्यूमेरिकल्स,
ठीक है, एक ही है वैसे तो सारे के सारे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बिना इनके कुछ नहीं होना है। ठीक है, करिए, नोट करो इसको, फिर आगे चलते हैं। एक ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ ऑफ टी वर्सेस सी टी। टी और सी टी का ग्राफ एक बनाना है। देखो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, बाय फॉर्मूला ऑफ जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन क्या है फॉर्मूला, सी जीरो माइनस सी टी इज इक्वल टू के टी। अब मेरे को बनाना है, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सी टी और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ टी। दिस इज एक्स, दिस इज वाई। ग्राफ बनाना आता है आपको, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो क्या करेंगे, सी टी हमें वाई पे चाहिए, तो एक काम करते हैं, और वो प्लस का भी चाहिए, प्लस का चाहिए ना, तो सी टी को मैं ले जाता हूँ इधर और के टी को ले जाता हूँ इधर। तो ये क्या हो जाएगा, सी जीरो माइनस के टी इज इक्वल टू सी टी। सही है ना। अब अगर मैं सी टी को इधर लिख दूँ, ये वाली वैल्यूज को इधर लिख दूँ, तो क्या हो जाएगा, सी टी इज इक्वल टू सी जीरो माइनस के टी। ठीक है, सी टी। अब मेरे को टी चाहिए ना इधर, तो मैं इस के टी को इधर ले आऊँगा, क्योंकि हमें हमारे इक्वेशन को किस फॉर्म में लेके आना है, हमें हमारे इक्वेशन को लेके आना है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। ठीक है, बायो वालों को कई बार दिक्कत आ जाती है ग्राफ में। तो सी टी माइनस के टी को आगे ले लीजिए आप, और प्लस क्या हो जाएगा, सी जीरो। अब हमारा इक्वेशन ये क्या हो गया, दिस इज वाई, हमें वाई एक्सिस पे चाहिए था सी टी, वाई हो गया ये, और एक्स एक्सिस पे क्या चाहिए, टी, तो ये हो जाएगा एक्स, और ये क्या हो जाएगा माइनस के, दिस इज एम, और ये क्या हो जाएगा सी। ठीक है, इंटरसेप्ट हो जाएगा सी जीरो। तो अब देखो आप, वाई एक्सिस पे सी टी पहले से आ गया, एक्स एक्सिस पे टी आ ही गया है, और जो एम होता है ये क्या होता है आपका, दिस इज स्लोप। तो क्या बनेगा हमारा, अच्छा ये क्या है, सी जीरो इंटरसेप्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, सी जीरो। ठीक है, ये सी जीरो हो जाएगा, सी जीरो आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा। अब आपका स्लोप क्या है, माइनस के, माइनस का मतलब ऊपर से ये नीचे की तरफ जाएगा, तो स्लोप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ सी टी और टी। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं, बनाइए इसको। चलिए, तो देखो यहाँ तक आपका नोट हो गया। इसके नीचे कुछ पॉइंट्स लिखो जरा, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो लिखें जरा, फर्स्ट पॉइंट लिखें, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर रिलेटिवली अनकॉमन, आर रिलेटिवली अनकॉमन, कॉमा, they occur under specific conditions, they occur under specific conditions। थोड़ा फास्ट लिखें, अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। तो पहला पॉइंट तो यही है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, कम होती हैं, होती तो हैं, कम होती हैं, और बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस में ही होती हैं। ठीक, एक और पॉइंट लिखो नेक्स्ट, सम एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस, some enzyme catalyzed reactions and those reactions which occur on metal surface, which occur on metal surface are zero order reactions, are zero order reactions। तो जो रिएक्शंस एंजाइम से कैटालाइज हो रही हैं या जो रिएक्शंस मेटल की सरफेस पे हो रही हैं, वो कौन सी रिएक्शंस होंगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। जिसमें जरा एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल तो लिखो, फर्स्ट डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया गैस ऑन प्लेटिनम सरफेस, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया गैस ऑन प्लेटिनम सरफेस। नेक्स्ट पॉइंट, मतलब नेक्स्ट एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ एच आई, डिकम्पोजिशन ऑफ एच आई ऑन गोल्ड सरफेस, ऑन गोल्ड सरफेस। तो ये दोनों, दीज बोथ आर एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो बात ये याद रखनी है
कि अगर कई बार क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बताया होगा, लेकिन वो बोल रहा है कि रिएक्शन मेटल सरफेस पे हो रही है या एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन है, तो आप खुद ही समझ जाइए कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। ठीक है, चल नेक्स्ट हेडिंग हाफ लाइफ टाइम। ओके, इट इज डिनोटेड बाई T 50% और T हाफ, इससे इसको डिनोट करते हैं। क्या होता है हाफ लाइफ टाइम, तो लिखें जरा, द टाइम इन विच reactant is reduced to half of its initial concentration is called half life time। वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह जाता है, उस टाइम को हम क्या कहेंगे, हाफ लाइफ टाइम। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो ए से बन रहा है बी, T इज इक्वल टू 0 पे आपने 10 मोल लिए इसके, सपोज करो 2 सेकेंड में T इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में 10 मोल से कितने बच गए, 5 मोल, और बाकी 5 मोल किस में चेंज हो गए, प्रोडक्ट में। तो 2 सेकेंड में जितना लिया था उसका आधा बच गया, तो T हाफ क्या होगा इसका, T हाफ हो जाएगा 2 सेकेंड। तो वो टाइम है ना, वो टाइम पीरियड जिसमें रिएक्टेंट अपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा रह जाता है, उस टाइम को हम क्या कहेंगे, हाफ लाइफ टाइम। और हाफ लाइफ टाइम को डिनोट किससे करते हैं, T हाफ से या T 50% से। अब एक चीज समझो, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है आपका, ये है आपका T इज इक्वल टू C0 माइनस CT अपॉन K, यही तो है। अब यहाँ पे T हमारा कितना लेना है हमको, T हाफ, भाई टाइम आधा लेना है ना, और यहाँ पे CT कितना होगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा, जितना शुरू में लिया था उसका कितना रह जाएगा, आधा। बोलो, आप यहाँ पे देखिए, शुरू में कितना है C0 10 मोल और लास्ट में कितना है 5 मोल, तो कितना बचा 10/2, 5 ही तो बचा। नहीं समझ पा रहे, तो CT कितना होगा, जितना शुरू में लिया था उसका आधा हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, T और CT दोनों की वैल्यू अपने फॉर्मूले में लगा रहे हैं जीरो ऑर्डर वाले में, तो ये क्या हो जाएगा, on putting the values of T and CT in above formula, क्या हो जाएगा साहब, T हाफ इज इक्वल टू C0 माइनस CT की जगह पे क्या आ जाएगा, C0/2 और अपॉन K। अब ये कितना है 1 C0, मतलब 1 C0 है, ये आधा C0 है, तो एक में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, आधा ही बचेगा। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, C0/2 अपॉन K, T हाफ इज इक्वल टू। नहीं समझ पा रहे क्या, अरे बोलो, ये एक C0 है, ये आधा C0, एक में से आधा गया तो आधा ही तो बचेगा। इसको आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T हाफ इज इक्वल टू C0/2K, C0/2K। तो ये आ गया फॉर्मूला ऑफ T हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, इस फॉर्मूले से एक चीज तो क्लियर है, बाय फॉर्मूला it is clear that T half directly proportional to C0। बोलो, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है तो T हाफ भी ज्यादा होगा, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम है तो T हाफ कम होगा। जैसे कि मान लो यहाँ 10 मोल है, क्या नहीं, केवल इन दोनों में रिलेशन निकाला है, C0 और T हाफ में, उसको नहीं देख रहे, C0 और T हाफ का रिलेशन है, तो दोनों आमने सामने तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ 10 मोल लिया था तो टाइम कितना है, T हाफ 2 सेकेंड, अगर यहाँ 20 मोल लेते तो टाइम कितना होता है, लगभग 4 सेकेंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। ठीक है, तो ये है रिलेशन। ठीक है, नोट करो, अभी ये नोट करिए, इसके बाद T हाफ और C0 में एक ग्राफ और खींचते हैं अभी। हाँ, वो उसकी जरूरत नहीं है, वो तो समझाने के लिए कर दिया, नोट डाउन दिस। चलिए
तो ग्राफ बनाते हैं टी हाफ वर्सेस ग्राफ ऑफ टी हाफ वर्सेस C0। ठीक है, आपका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला देखिए, टी हाफ इज इक्वल टू C0/2K, यही तो फॉर्मूला है। तो आपको ग्राफ खींचना है तो आप बना सकते हैं, यहाँ पे ले लो C0 और यहाँ पे क्या ले लेंगे? टी हाफ। ठीक है, एक्स एक्सिस ये y हो जाएगा, या 0 कर लो। अब आप एक काम करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले टी हाफ हमें C0 को अलग करना पड़ेगा पूरे इससे। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2K मल्टीप्लाई C0। सही है, तो ये क्या हो जाएगा? y, दिस इज m और दिस इज x। सही है, अब वो तो है नहीं, कुछ इंटरसेप्ट कुछ है ही नहीं, तो ये हो जाएगा टी हाफ, यहाँ पे आ गया C0 और ये क्या हो जाएगा? यहाँ से शुरू होगा ऊपर की तरफ। क्यों होगा? क्योंकि जो m है वो किसका है? प्लस का। तो स्लोप कैसा होगा? ऊपर की तरफ। तो स्लोप इज इक्वल टू 1/2K। ठीक है, तो ये हो जाएगा। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि टी हाफ और C0 के मैं जो अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो स्लोप क्या होगा बताइए? 4 ऑप्शन दे दिए कुछ इस तरीके से, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं। अच्छा, टी हाफ और C0 का ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो पेपर में कई बार ऐसा पूछा गया है कि जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ और C0 का ग्राफ बनाइए, या कई बार क्या करेगा? ग्राफ दे देगा और आपसे ऑर्डर पूछ लेगा। नहीं समझ पा रहे? ठीक है, ग्राफ बना देगा, बोलेगा रिएक्शन का ऑर्डर बताओ। तो टी हाफ और C0 का ग्राफ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, नोट करिए। क्या लिखो? क्वेश्चन फॉर अ रिएक्शन, क्वेश्चन कर रहे हैं जीरो ऑर्डर वाला है, A to B, A से B बन रहा है। R इज इक्वल टू K, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू दी पावर 0, और ये आया है रेट लॉग कैसे? एक्सपेरिमेंटली। ठीक है सम। अब उसमें क्या कह रहा है? इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस फ्रॉम 0.1 मोलर टू 0.05 मोलर in 10 seconds, then calculate the concentration of A after 15 seconds. 15 सेकेंड। तो दिस इज योर क्वेश्चन। वो कह रहा है एक रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है और इस रिएक्शन का ये रेट लो है। तो इस रेट लॉ से हमको मालूम पड़ रहा है रिएक्शन का ऑर्डर कितना है? 0। ऊपर ऑर्डर 0 दे रखा है। अब कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ए की कंसंट्रेशन घट के 0.1 से 0.05 मोलर हो जाती है 10 सेकंड के अंदर। तो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 15 सेकंड। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला लिखिए, है ना। तो फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ऑफ जीरो ऑर्डर। तो फॉर्मूला क्या है साहब आपका? तो फॉर्मूला है आपका C0 माइनस CT इज इक्वल टू KT। अब इसमें दो केस दे रखे हैं। एक बार बोल रहा है कॉन्सेंट्रेशन A घट के 0.1 से 0.05 हो गई 10 सेकेंड में। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A आफ्टर 15 सेकेंड। दो केस दे रखे हैं, तो दोनों केस में हम लोग क्या करेंगे? फॉर फर्स्ट केस, आप ये देखो इधर फर्स्ट केस वो बोल रहा है कितने से कितना हो गया। शुरू में कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? C0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, तो इनिशियल है कितनी? 0.1। तो 0.1 से CT कितनी हो गई? 0.05। K का वैल्यू पता नहीं है, K को K ही रहने देते हैं। और कितने टाइम में हुई है? 10 सेकंड के अंदर। दिस इज इक्वेशन 1। अब सेकंड केस क्या कह रहा है वो भी देख लीजिए सब। तो सेकंड केस में कह रहा है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 15 सेकेंड। तो जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो तो सेम ही रहेगी, क्यों भाई? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 का 0.1 ही रहेगा, उसमें थोड़ी कोई चेंज हुआ है, तो 0.1 ही रहेगा। CT हमको बताना है,
फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 15 सेकंड के बाद, तो Ct की जगह मैं Ct ही रहने देता हूँ, इज इक्वल टू K की जगह K ही रहने दो, और टाइम कितना हो जाएगा 15 सेकंड, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लूँ, तो क्या होगा इक्वेशन डिवाइड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.1 माइनस 0.05 और नीचे आ जाएगा 0.1 माइनस Ct इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई 10 और K मल्टीप्लाई 15, K से K कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 0.05, सही है ना, और नीचे 0.1 मल्टीप्लाई Ct और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3, 5 से तो 2/3 कर दो इसका, तो ये कितना हो जाएगा ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये -2Ct ऐसे ही रहेगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, Ct इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.05 डिवाइड बाई 2, ठीक है, इसका डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा Ct इज इक्वल टू 0.025 मोलर, दैट इज योर आंसर।